पूरे भारत में बिहार सबसे ज्यादा समृद्ध था। दोस्तों इतिहास में बिहार में एक बहुत ही भारी आर्थिक ट्रेजेडी हुआ था। दोस्तों इस काल में भी बिहार में प्राकृतिक आपदाएं आती थी, बाढ़, सूखा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसके बावजूद बिहार सर्वशक्तिशाली था। ठीक इसका उल्टा हो चुका है कि बिहार में आज सबसे ज्यादा कम इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा गरीब राज्य में शामिल है। जय हिंद दोस्तों। 19 और से खत्म हो चुकी है, इसको उजागर करके आप सब तक बातों को पहुंचाना है। किस तरीके से इतिहास में बिहार एक समृद्ध राज्य था और आज वर्तमान में सबसे गरीबी रेखा के नीचे आ चुका है। इन सभी बातों को बताना कि किस तरह से बिहार इतने नीचे गरीबी रेखा में आ गया, इस पे है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें और मुझे मोटिवेट करते रहे यह वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने जाना कि जैन काल में बिहार की क्या स्थिति थी, कैसे वैद काल के बाद जैन धर्म का प्रारंभ हुआ। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का किस तरह से उद्गमन हुआ और 500 से 1 BC के दौरान क्या क्या हुआ बिहार में, किस प्रकार इकोनॉमी यहाँ की बढ़ी और किस तरीके से फ्लक्चुएशन आया यहाँ की इकोनॉमी में। ये सभी बातों को जानेंगे इस वीडियो सीरीज में। दोस्तों 544 से 413 BC के दौरान बिहार में हर्यक वंश का शासक था, जिस पर बिंबिसार, उसके बेटे अजातशत्रु और उसके बेटे उदयन ने शासन किया। दोस्तों महावीर स्वामी के समय ही गौतम बुद्ध वर्तमान थे। दोस्तों बिहार में गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं शामिल है, जैसे बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी। इसी प्रकार राजगीर के बृद्धकुट पर्वत के नीचे बहुत सारे उपदेश दिए थे और उनका अंतिम उपदेश वैशाली के वैशाली स्तूप में दिया था। दोस्तों बिहार में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने राजगृह, जिसे वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, उसको मगध साम्राज्य का राजधानी स्थापित करके वहां पर शासन किया था। दोस्तों बिंबिसार, अजातशत्रु और उसके बेटे उदयन ने काफी लंबे अरसों तक बिहार पर यानी मगध साम्राज्य पर शासन किया और काफी ज्यादा विस्तार किया। दोस्तों यह सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। फिर इसके बाद 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का शासन हुआ, जिस पर मुख्य रूप से राजा शिशुनाग और कालाशोक ने शासन किया। दोस्तों इस दौरान बिहार में सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। इसी वंश ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था और उसके बाद पाटलिपुत्र को राजधानी में चेंज कर दिया। दोस्तों समय इस तरीके से बीतता गया और उसके बाद 345 BC नंद वंश का दौर आया, जिस पर महापद्म नंद और धनानंद जैसे मुख्य राजाओं ने राज्य किया। दोस्तों इस काल में भी विशाल साम्राज्य बनाने में यह वंश ने काफी मुख्य भूमिका निभाई और आर्थिक सामाजिक रूप से काफी ज्यादा वृद्धि हुई। दोस्तों 327 ईसा पूर्व के दौरान सिकंदर का प्रभाव भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में इसी समय पड़ा था, परंतु बिहार तक नहीं आ पाया था, क्योंकि बिहार तक आने के लिए काफी शक्तिशाली राज्य बिहार का नंद वंश था, जो कि अपने सैन्य बल के लिए काफी प्रसिद्ध और काफी शक्तिशाली माना जाता था। दोस्तों 321 BC में धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की रणनीति से उसको हराया और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं, वो मगध के सबसे महान विद्वान और राजनीतिज्ञ थे, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना में काफी ज्यादा भूमिका निभाई। चाणक्य की लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जो बिहार में हुई घटनाओं और उनके अनुभव पर आधारित है। इस पुस्तक में राजनीतिक और प्रशासन संबंधी
मार्गदर्शन दिया गया है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के शासन काल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के अधिकतम हिस्से पे कब्जा किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, यही वो वक्त था जहां पर पूरे भारत पर बिहार का यानी मगध साम्राज्य का कब्जा था और यहीं से शासन होती थी। दोस्तों, आप देख सकते हो कि किस तरीके से मगध साम्राज्य इस काल में फैलता गया, इसकी वृद्धि होती गई। मौर्य काल के दौरान ही बिहार में आयुर्वेदिक मेडिकेशन सिस्टम्स का डेवलपमेंट हुआ था और हेल्थ से रिलेटेड ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के दौरान जो है बिहार में कुटीर उद्योग यानी कपड़ा का जो उत्पादन होता है वो करने के लिए काफी ज्यादा अप्रोच किया गया। हर जगहों पे, हर नगरों शहरों में छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का केंद्र स्थापित किया गया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने 297 से 273 बीसी तक शासन किया। दोस्तों, बिहार में मौर्य साम्राज्य के दौरान तांबे और चांदी के सिक्के चलते थे और इसका इस्तेमाल व्यापारिक लेन देन के लिए किया जाता था। राजगीर और गया के क्षेत्र में चूना पत्थर और ग्रेनाइट जैसी प्राकृतिक खनिज पाई जाती थी। दोस्तों, इस काल में यहाँ के लोगों की डेली लाइफ बहुत ही ज्यादा सिंपल थी। यहाँ के लोग मेनली कढ़ाई बुनाई कारीगरी करते थे। फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य के महान व्यक्तित्व सम्राट अशोक का शासनकाल आया, जिसने 292 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। दोस्तों, अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र बनाया था, जो कि वर्तमान में आज पटना, जहां पर हर प्रकार की शिक्षा उपलब्ध है। अशोक ने ही साम्राज्य में औषधालय और अस्पतालों का निर्माण करवाया था, जिसमें मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। अशोक के शासनकाल में ही बिहार में सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, तालाबों, झीलों को सफाई करने की व्यवस्था लागू की गई थी और नए नए तालाबों को बनाया गया था। दोस्तों, मौर्य वंश के दौरान अशोक सम्राट के समय बिहार में काफी ज्यादा रोजगार उत्पन्न किया गया। दोस्तों, इतिहास में सम्राट अशोक इतने शक्तिशाली थे, इसके बावजूद जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उस समय उसने अहिंसा अपना लिया और उसके बाद उसने युद्ध करना समाप्त कर दिया था। दोस्तों, इतिहास में बिहार में एक बहुत ही भारी आर्थिक ट्रेजेडी हुआ था, जिसकी वजह यह थी कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया था तो उस समय वो बौद्ध धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था कि उसने 84,000 स्तूप बनवाकर अपने राज्य का पूरा राजकोष खाली कर दिया था, जिस पर बहुत ही भारी आर्थिक संकट आई थी। और उस समय बिहार में बहुत ही भारी मात्रा में टैक्स बढ़ाकर लोगों से वसूली किया जाता था और उन सभी राजकोषों को, उन सभी धनों को स्तूपों के खर्च में लगा दिया, उसके देखभाल करने, उसके रखरखाव के लिए, जो कि बिहार के इतिहास में काफी बड़ी घटनाएं साबित हुई बिहार की इकोनॉमी के लिए। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य 185 ईसा पूर्व के दौरान समाप्त हो जाता है और उसके बाद शुंग वंश का शासनकाल प्रारंभ होता है, जिस पर पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया और यहाँ की सत्ता संभाली। दोस्तों, शुंग वंश ने भी काफी अधिक वर्ष तक बिहार पर शासन किया था और यह काल के दौरान भी बिहार में काफी ज्यादा उन्नति हुई, लोग व्यापार करते रहे। इस वंश के दौरान बिहार में सामाजिक, आर्थिक और दैनिक रूप से काफी ज्यादा वृद्धि हुई और बदलाव देखने के लिए मिला। दोस्तों, शुंग वंश का शासनकाल 73 बीसी में समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद कण्व वंश का शासन आता है, जिस पर वासुदेव कण्व शासन करते हैं। दोस्तों, कण्व वंश के दौरान वैदिक मान्यताएं फिर से प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के अशोक सम्राट के शासन के बाद जो भी वंश आए उनका दबाव कम होता चला गया, राजनीतिक व्यवस्थाएं कमजोर होती चली गई और मगध साम्राज्य, जो कि पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था, वह सीमित हो गया। 28 बीसी में कण्व वंश का शासनकाल खत्म होने के बाद यहाँ पर क्षेत्रीय शासक और सातवाहक शासनों का शासन चालू हो जाता है। दोस्तों, वैशाली जो प्रेजेंट में बिहार का एक मेन डिस्ट्रिक्ट है, इसे दुनिया का पहला रिपब्लिक माना जाता है। यह लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रिपब्लिक हुआ था। दोस्तों, रिपब्लिक मतलब इसमें प्रतिनिधित्व जनता करती थी। दोस्तों, 500 से 1 बीसी के दौरान बिहार में, दोस्तों, पूरे भारत में नंद वंश और मौर्य वंश को पॉलिटिकल पावर का केंद्र माना जाता था। दोस्तों, पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, यह व्यापार का केंद्र था।
क्योंकि गंगा नदी समुद्री व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा सहयोगी था। रेशम, मसाले और धातुओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक लेन देन होता था। दोस्तों, इन सभी कालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनली हाथ से बनाई गई चीजों और कारीगरी पर बेस्ड थी, जिसमें लोहे से बनाए गए औजार, हथियार और आभूषण शामिल थे। इन सभी चीजों का निर्माण किया जाता था और व्यापार किया जाता था। दोस्तों, बिहार में यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी, जैसे धान, मक्का, गेहूं, तरह तरह की दालें, यह सभी यहाँ पर उगाई जाती थी और यहाँ के लोग कृषि पर बहुत ज्यादा आश्रित थे, जो कि आज भी हमें बिहार में देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, इस काल में बिहार में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन के तौर पर लौह अयस्क और तांबे उपलब्ध थे। दोस्तों, बिहार में मौर्य काल से ही टैक्स सिस्टम और करेंसी सिस्टम चालू हो गया था। यहाँ पर मुद्राएं चलने लगी थी। लोहे और कांसे के बर्तन, सैनिकों के लिए हथियार बनाया जाता था। गंगा नदी और सड़कों के माध्यम से अलग अलग राज्यों के साथ व्यापारिक गतिविधियां करते थे। इस काल में शिक्षा में काफी ज्यादा वृद्धि हो गया था और यह काफी हद तक फैल गया था। तो यहाँ के छात्र छात्रा अलग अलग जगह पे जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हुई थी, यह शिक्षा ग्रहण करने का मुख्य केंद्र था। बहुत सारे महान व्यक्तित्व ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, जिसमें कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, पाणिनि, यह सभी शामिल हैं। इस काल में भी बिहार में काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन था। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की समस्याओं को समाधान करते थे। दोस्तों, इस काल में भी बिहार में प्राकृतिक आपदाएं आती थी, बाढ़, सूखा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसके बावजूद बिहार सर्वशक्तिशाली था। पूरे भारत में बिहार सबसे ज्यादा समृद्ध था। लेकिन आज हम इन सब चीजों को वजह बनाकर और कहते हैं कि यह आपदाएं हैं, यह आपदाएं हैं, इससे जो है व्यापार संभव नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दोस्तों, यह एक्सक्यूज पर तो मैं यही बात कहूंगा कि अब इतने सारे तकनीकों के मौजूदगी के बावजूद, इतने सारे साइंटिफिक टेक्निक्स जो कि डेवलप हो चुकी है, जो इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से छुटकारा दिला सकती है, ये सभी चीजें मौजूद है। लेकिन गवर्नमेंट से जो भी फंड मिलता है, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह चीज बिल्कुल मुमकिन है। दोस्तों, बिहार का पाटलिपुत्र शहर भारत में व्यापार के केंद्रों में से सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि अधिकतर शासन काल में जितने भी राजा हुए वो सभी इसी जगह से शासन किया। लेकिन दोस्तों, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक इसका उल्टा हो चुका है कि बिहार में आज सबसे ज्यादा कम इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा गरीब राज्य में शामिल है। दोस्तों, इतिहास में भारत पर 16 महाजनपदों ने शासन किया, परंतु उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य जो था वो बिहार था। लेकिन आज उतना ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज सबसे नीचे, सबसे गरीब राज्य में शामिल है। दोस्तों, हम सभी को इन सब घटनाओं से प्रेरणा लेकर, इन बातों को समझकर हमें कुछ ना कुछ अपना योगदान देना पड़ेगा बिहार के लिए। तभी बिहार अतीत में जैसा था वैसा बन पाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये पॉसिबल है। दोस्तों, आप सब जानकर हैरान हो जाओगे कि वर्तमान में व्यवसाय के मामले में बिहार इतना पीछे कैसे हो सकता है। दोस्तों, बिहार भारत के व्यापार में इतना ज्यादा मजबूत था और पाटलिपुत्र जो वर्तमान में आज पटना है, वो व्यापारिक केंद्र था। इसके बारे में मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में बताते हैं। साथ ही बौद्ध और जैन ग्रंथों में, जैसे त्रिपिटक और जैन आगमों में बिहार के व्यापारिक केंद्रों का चर्चा किया गया है। और दोस्तों, चाणक्य की लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र में भी बिहार के बारे में, व्यापारिक स्थिति के बारे में बताया है, किस तरह से यहाँ पर रोजगार उपलब्ध थी और कृषि, व्यापार, उद्योग यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन दोस्तों, आज इसका ठीक उल्टा हो चुका है और यहाँ बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर कारीगरी करते हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर होते हैं। दोस्तों, बिहार से जुड़ी हुई इन सभी घटनाओं का रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। दोस्तों, यह सब बातें जागरूकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, समस्याएं जो है हर जगह मौजूद होती है। इसका मतलब यह नहीं कि इंडस्ट्री ना हो, बेहतर शिक्षा ना हो, रोजगार ना हो। भारत के हर राज्य में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर है, लेकिन इकोनॉमिकली बिहार से ऊपर है। वहाँ रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध है। दोस्तों, हमने 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक का सफर
इस वीडियो में तय किया है और हमने जाना है कि बिहार में इस समय अवधि के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बिहार भारत में सर्वशक्तिशाली रहा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अब हम जानेंगे कि बिहार एक सदी के बाद कैसा था और आने वाले समय में बिहार में कौन कौन से शासक आए, और यह भी जानेंगे कि बिहार में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव धीमा होता चला गया। दोस्तों लगभग 13 करोड़ बिहार की आबादी है। आप हर उन शख्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को और उनको जानने के लिए मजबूर कर दो कि बिहार इतिहास में ऐसा नहीं था जो आज वर्तमान में है। हर एक इंडिविजुअल के साथ शेयर करो इस वीडियो को ताकि उन सभी को बिहार के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और जानकारी मिल सके कि बिहार एक्चुअल में क्या था और अभी क्या रह गया है। दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। इंट्रो वीडियोस को देखें जिसमें मैंने बताया है कि क्या मकसद है यह वीडियो बनाने का मेरा, आपको मालूम पड़ेगा। और दोस्तों इस वीडियो में कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।